हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त मनीष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विधि गुरु में। और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ का एग्जाम 3 सितंबर को होना है। अब तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू को स्टार्ट करेंगे और हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। अभी इसमें लास्ट मेजर अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में टोटल कितने चैप्टर हैं। टोटल चैप्टर है इसमें 19। टोटल सेक्शंस हैं 264 एंड शेड्यूल्स हैं 4। ये सब चीज हमको कवर करके चलनी है, परंतु हम सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सेक्शन 1 में बताया गया है टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। टाइटल इसका हो गया छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। एक्सटेंड होल स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एक्सेप्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संरक्षित वन, अर्थात समस्त छत्तीसगढ़ में ये लागू होगा, सिर्फ उन भूमियों को छोड़ के जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में वनों को, जिन वनों को संरक्षित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड कब से लागू हुआ? इसकी डेट है 1 नवंबर 2000। यहां से ये लागू हुआ। अब आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड सेक्शन की ओर, जो बात करेगा डेफिनेशन क्लोज की। यहां से एक क्वेश्चन प्री में जरूर फंसने की संभावना रहती है। सेक्शन 2 डेफिनेशन। सबसे पहले 2A में बताया गया है आबादी। आबादी के लिए हमें सिर्फ 3 शब्द याद रखने हैं। आबादी में 3 शब्द क्या याद रखने हैं कि भाई नॉन अर्बन एरिया हो, प्लस रिजर्व्ड लैंड हो, किस चीज के लिए रिजर्व करी गई हो? रेजिडेंस के लिए। मीन्स किसी भी नॉन अर्बन भूमि जो रिजर्व कर दी गई है, किसके लिए? व्यक्तियों के रहने के लिए, उसे हम आबादी बोलेंगे। ये बात बताई गई है 2A में। अब बात करेंगे 2B की। 2B बात कर रहा है कृषि की। 2B बात करेगा एग्रीकल्चर, कृषि की बात कर रहे हैं। कृषि को हम यहाँ 4 पॉइंटों में बांट के पढ़ते हैं। क्या 4 पॉइंट बताए हैं? कृषि में बताया गया है कि भाई वार्षिक और नियतकालिक जो फसलें हैं, वार्षिक और नियतकालिक, ये सम्मिलित होती हैं इसमें। प्लस इसके साथ क्या सम्मिलित होगा? ठीक है, पान, सिंघाड़ा और उद्यान की फसलें। ये चीज याद रखनी है, प्री में पूछा है। पान, सिंघाड़ा प्लस उद्यान। ठीक है, 3 चीज, हमें 3 नाम याद रखने हैं। ये इसमें सम्मिलित होगा। यहां आएगा उद्यान कृषि। उद्यान कृषि क्या होती है? जो हम पेड़ वेड़ लगा के उगाते हैं, उसे बोला जाता है उद्यान कृषि। अगले में आएगा फलोद्यान। ठीक है, फलोद्यान होता है जो हम फलों के बाग लगा लेते हैं, फलों की कृषि करते हैं, उनके पेड़ उगाते हैं, वो। अब नेक्स्ट है चारे, चारपाई, छप्पर छाने की घास, भूमि को आरक्षित करना। इन चारे, चारपाई, छप्पर छाने की घास के लिए भूमि को आरक्षित कर देना, ये भी कृषि के अंतर्गत आएगी। आप जानते होंगे चारे के लिए जो होती है घास होती है हरी, जैसे जिसे बरसीम भी बोल देते हैं गांव की लैंग्वेज में। चारपाई में जो बांध बनाए जाते हैं तो उसके लिए अलग से फसल उगती है। छप्पर छाने की घास अलग से उगाई जाती है, तो वो सब भी कृषि के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।
अब बात करेंगे 2C की। उसी में बताया गया है कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर। उसके लिए कुछ आपको ध्यान नहीं रखना, एक डेट याद रखनी है, 1 जुलाई। 1 जुलाई से एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट होता है। 2D में बताया गया है मंडल, इंपोर्टेंट नहीं है डेफिनेशन के क्लोज में अगर माना जाए तो उसमें बता दिया धारा 3 में गठित। धारा 3 में जो गठन करेंगे, धारा 3 में जिसका गठन करेंगे वही मंडल कहलाएगा। ठीक है। अब ई, ये मेन हो जाती है डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2E बात करता है वास्तविक कृषक। वास्तविक कृषक कौन होता है, उसके लिए हम डायरेक्ट याद करेंगे वास्तविक कृषक से क्या है कि जो खेती करता है। खेती कैसे करता है, दो तरह से रख लिया हमने, स्वयं कर रहा है या उससे हम प्रत्याशा कर रहे हैं कि स्वयं करेगा। यही वास्तविक कृषक कहलाता है कि जो खेती कर रहा है कैसे, स्वयं, या उससे हम उम्मीद लगा रहे हैं, प्रत्याशा कर रहे हैं कि वह स्वयं खेती करेगा, उसे ही वास्तविक कृषक कहा जाता है। नेक्स्ट F में हम बात करेंगे सहकारी सोसाइटी की। सहकारी सोसाइटी के लिए आपको एक चीज पॉइंट कर लो अपने वेयर एक्ट पे, डायरेक्ट क्या है कि स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो सहकारी सोसाइटी में आएंगी। बात करते हैं H में, डायरेक्ट हम H पे पहुंचते हैं। H बात करता है सरकारी पट्टेदार, गवर्नमेंट लीजी। गवर्नमेंट लीजी कौन है, जो धारण करता है भूमि को, भूमि धारण करता है अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 181। भाई ये ध्यान रखना है, 181 में जो भूमि धारण करता है वही वो गवर्नमेंट लीजी कहलाता है। ठीक है। अब बात करते हैं आई की। आई में बात करेंगे ये खाता, ये थोड़ी सी मेन हो जाती है डेफिनेशन गवर्नमेंट लीजी की। खाता, खाते को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। खाते में कौन आएगा, सबसे पहले बताया कि ऐसी भूमि जिस पर पृथक रूप से भू राजस्व दे है, मीन्स जिसपे सेपरेटली जिसपे हम लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं वो खाता संख्या हो जाएगी, हमारी खाता कहलाएगा। दूसरे में बताया गया है कि कोई भी एक ऐसी भूमि जिसे क्या कर रहे हैं हम पट्टे के रूप में धारण कर रहे हैं, एक ही शर्त पे, एक मान लीजिए मैं हूं, मैंने पट्टा पे एक भूमि ली है, 3 लोगों से भूमि ली, मेरे लिए खाता एक बना है क्योंकि मैंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 3-4 भूमि ले ली, तो उसे एक खाते के अंतर्गत रख दिया जाएगा। ये बात कर रहा आई। अब बात करते हैं जे पे सीधा। जे बहुत मेन डेफिनेशन मानी जाती है, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, सुधार। इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। पहले में क्या है, पानी लाओ, पानी निकालो, घर बनाओ, पानी लाओ, पानी निकालो, घर बनाओ। ठीक है। पेड़ लगाओ, घर बनाने से पहले पेड़ लगा लो, पेड़ लगाओ, घर बनाओ, और लास्ट में क्या करेंगे हम घर बनाने के बाद इन सब का कुछ भी पुनर्निर्माण, इन सब का पुनर्निर्माण। 5 पॉइंट है हमारे पास। पहला कह रहा है कि सुधार में क्या है, किसी भी भूमि पे हम अगर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ट्यूबवेल लगवा रहे हैं, नदियों से पानी लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वह कुछ भी बनवा रहे हैं पानी को लाने के लिए, तो वो उसमें सुधार की श्रेणी में आएगा। दूसरा बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम बना रहा है, पानी निकालने के लिए कार्य कर रहे हैं वहां पर कुछ भी, कि बाढ़ से बचाया जा सके, किसी भी चीज के लिए, वो भी सुधार के अंतर्गत आएगा। तीसरी बात कर रहे हैं हम मेड़ों पे पेड़ लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सब भी सुधार के अंतर्गत आएगा। फोर्थ में हम कह रहे हैं कि जो हमारी क्या है कि आबादी क्षेत्र से बाहर की भूमि है और उस पे हम कोई भी भवन का निर्माण कर रहे हैं जिससे कि भूमि के लाभप्रद उपयोग के लिए यूज किया जा सके, उसको लाभ हो, तो वो भी क्या होगा, सुधार की श्रेणी में आएगा। और बात कर रहे हैं फिर हम कि इन चारों में से किसी का भी पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं हम कुछ भी,
उसका नवीनीकरण करा रहे हैं, वो सब भी भूमि के लाभप्रद उपयोग के लिए होता है, तो ये सुधार की श्रेणी में आएगा। इसमें क्या नहीं आएगा, ठीक है, दो चीज नहीं आती है इसमें, ये याद रखनी है। जो कुएं वगैरह अगर हम बना रहे हैं वो अस्थायी ना हो, अगर अस्थायी है तो वो सुधार में नहीं आता। और सेकंड बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भूमि के मूल्य को कम कर रहा है। अगर मूल्य को कम कर रहा है तो उसे सुधार में तो हम लेके ही नहीं जाएंगे, तो इसलिए मना कर दिया गया है कि उसे हम सुधार में नहीं रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे के की। के बात कर रहे हैं भूमि। भूमि के लिए हमें प्री के अकॉर्डिंग सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, भूमि से मतलब यहां पर क्या है, भूमि कह रहा है कि भाई जल, सबसे पहले हम ध्यान ले लेते हैं कि धरती की सतह, अब चाहे वो जल के ऊपर या नीचे, मीन धरती की सतह होनी चाहिए, जल के ऊपर या नीचे। हम भूमि को नॉर्मली क्या समझते हैं, जहां हम रह रहे हैं सब कोई भूमि है, पर जो समुद्र के नीचे धरती की सतह है उसे भी भूमि ही माना जाता है, ये बात कही गई है के में। और उसमें सम्मिलित क्या है, इसमें कुछ चीज ऐड कर देगी, इन्होंने कहा दो चीज और ऐड कर देते हैं इसमें, लाइक टीपीएम पढ़ते हैं, भूबध है, वो भूबध से दूसरे में कहते हैं भूबध से इस प्रकार जुड़ी हुई कि वो उसका फायदा उठा सके, लाभप्रद उपयोग के लिए यूज की जा सके, भूबध से जो जुड़ी हुई भूमि है। ये सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा हम इसे ज्यादा खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है, ये सब चीजें मेंस में भी नहीं आनी है, तो सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं उसे, ठीक है। अब बात करते हैं भूमिहीन व्यक्ति, ठीक है, भूमिहीन व्यक्ति की बात करेंगे नेक्स्ट। भूमिहीन व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है एल में। कौन होता है भूमिहीन व्यक्ति, इसने क्या है कि भाई जो व्यक्ति वास्तविक कृषक है, सबसे पहले व्यक्ति वास्तविक कृषक। अब वास्तविक कृषक को हमने पढ़ा था 2E में, ठीक है। जो व्यक्ति वास्तविक कृषक है, ठीक है, और उसने कहा कि उसके लिए क्या शर्त रखी गई है, स्वयं या कुटुंब के सदस्यों के साथ भूमि धारण नहीं करता, मीन्स ना तो उस पे भूमि है, ना ही उसके कुटुंब के सदस्यों पे कोई भूमि है ही नहीं है, या इतनी कम भूमि है, भूमि धारण नहीं करता, या इतनी कम भूमि जितनी के लिए सरकार ने कह दिया है कि भाई इसे श्रेणी से बाहर रखेंगे। मान लीजिए सरकार ने डिफाइन कर दिया कि 5 एकड़ से कम वाली भूमि वाले व्यक्ति को भूहीन व्यक्ति कहा जाएगा वो। पर इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है कि कुटुंब के सदस्यों में यहाँ 2L में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना, पति पत्नी, संतति जो बच्चे होते हैं, और माता पिता। यहाँ कुटुंब की डेफिनेशन को बहुत ही छोटा कर दिया गया, यहाँ का सिर्फ पति पत्नी, संतति और माता पिता ही कुटुंब के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट भू अभिलेख की। एम में जो बताया गया भू अभिलेख, एल मेन है, इसे ध्यान रखना, याद रखना। एम भू अभिलेख लैंड रिकॉर्ड, ज्यादा महत्वपूर्ण डेफिनेशन नहीं है, इसमें कह दे इस अधिनियम के अंतर्गत और तैयार किए गए, रखे गए और तैयार किए गए अभिलेख ही भू अभिलेख कहलाते हैं। एन में ही ऐसी बात की, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर में 2023 में अभी अमेंडमेंट हुआ है, और उसमें जो पुराना एक्ट था उसको हटाकर यहाँ कर दिया गया एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत जो लीगल प्रैक्टिशनर है वही माना जाएगा, ठीक है। पहले इसमें एक डेफिनेशन हुआ करती थी ओ, आम्रकुंज, मैंगो ग्रेव, ठीक है, 2023 से रिपील्ड हुई है, तो याद रखना कब से रिपील्ड हुई है आम्रकुंज, 2023 के एक्ट से रिपील्ड हुई है। इसके बाद हम डायरेक्ट पढ़ते हैं बी। बी में बताया गया है हमारा राजस्व वर्ष, रिवेन्यू ईयर। रिवेन्यू ईयर के लिए आप लिख लीजिएगा अपने बैनर पे 1 अक्टूबर से होता है। बी में बताया गया रिवेन्यू ईयर
1 अक्टूबर, रिवेन्यू ईयर 1 अक्टूबर से होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है, भूस्वामी जेड। भूस्वामी बात क्या कह रहा है? भूस्वामी, भूस्वामी के बारे में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट से भूमि धारण करता है। स्टेट गवर्नमेंट से भूमि धारण करता है। ठीक है, कैसे धारण करता है भाई? क्या कह रहा है कि इस संहिता में प्लस है इसके साथ कि स्टेट गवर्नमेंट से एक तो भूमि धारण कर रहा है, प्लस इस संहिता में, इस एक्ट में क्या है? 2 पॉइंट में बांटते हैं, भूस्वामी है, इस संहिता में भूस्वामी है या भूस्वामी समझा जाता है, या समझा जाता है, वही भूस्वामी कहलाएगा। जेड में यही बात करी गई है। इसके बाद हम इमारती लकड़ी जेड 1, जेड 1 में अगर आप देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है। 12 तरह की लकड़ी दी गई है, 12 तरह की। इसमें सब नाम आप डायरेक्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं जो पढ़ना चाहे, नहीं तो मेन नाम इसमें जरूर याद रखना। 3-4 जो जिसमें पूछ लेता है कौन सी नहीं आती, 4 ऑप्शन दे के पूछेगा, तो उसमें याद रखना तेंदू, हल्दू और मुंडी। तेंदू, हल्दू और मुंडी, तेंदू, हल्दू और मुंडी, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है इनमें, इनके नाम जरूर याद रखिएगा। बाकी सागौन, बीजा, शीशम वगैरह सब याद आ जाएंगे अगर आप एक बार पढ़ के जाओगे, पर इनको नाम ध्यान से रखिएगा। अब बात करेंगे स्वयं खेती करना, जेड 2। ये भी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जेड 2 की। जेड 2 स्वयं खेती करना, स्वयं खेती करना में हम 4 तरह से डिवाइड कर रहे हैं इसे। कैसे कर रहे हैं? पहले तो स्वयं खेती करने में कौन आएगा? या तो स्वयं कर रहे हो, कुटुंब के सदस्यों के साथ कर रहे हो, ठीक है, स्वयं कर रहे हो, कुटुंब के सदस्यों के थ्रू कर रहे हो, मजदूरी पे करा रहे हो, या दैनिक पारिश्रमिक। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भाई स्वयं तो तुम खुद ही कर रहे हो, मान लो मेरी भूमि है, मैं खुद खेती कर रहा हूँ, वो स्वयं खेती करने में आ गई। कुटुंब के सदस्यों के थ्रू मीन्स मान लो मैं अपने भाई से करा रहा हूँ, अपने पापा से करा रहा हूँ, किसी से भी कुटुंब के किसी भी मेंबर से, तो वो कुटुंब के सदस्यों के थ्रू। मजदूरी, मजदूरी के साथ यहाँ इन्होंने कह दिया है कि वो खेती के अंश के, फसल के अंश के रूप में ना हो, अंश के रूप में ना हो, नहीं मीन्स मैं किसी से मजदूरी पे खेती करा रहा हूं, परंतु उसे मजदूरी तो दूंगा, या तो कैश दूंगा या कुछ जो है ना वस्तु दूंगा, परंतु फसल का अंश नहीं। फसल का अंश जैसे अगर जो गांव से लोग जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि बटाई पे खेती कराना है, कि मान लीजिए मेरा एक खेत है, मैं किसी को कह देता हूँ कि आप इस पे खेती कीजिएगा, सारी लागत मेरी होगी, उसके बाद जितनी फसल इसमें पैदा होगी उसका 1/3 हिस्सा या 1/4 हिस्सा आपका होगा। वो होता है क्या है कि फसल के अंश के रूप में, वो इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित है मजदूरी पे किसी से करा रहे हैं, उसे पैसा या वस्तु दे रहे हैं उसके एवज में। लास्ट आता है दैनिक पारिश्रमिक। दैनिक पारिश्रमिक क्या है? आप दैनिक कोई भी मजदूर लेके आ रहे हो किसी को, उसे पैसा दे रहे हो, उससे अपना कार्य करा रहे हो, परंतु कैसे करा रहे हो? इसके लिए एक चीज जरूरी है, अपने पर्यवेक्षण के थ्रू, अपने पर्यवेक्षण के अंतर्गत या कुटुंब के सदस्य के पर्यवेक्षण के अंतर्गत। मीन्स आपके नीचे काम कर रहा है, आप उसे बता रहे हो ये काम करना है, वो काम करके आपको दे रहा है, यही कहलाएगा स्वयं खेती करना। ठीक है, इसके बाद हम 2 डेफिनेशन और पढ़ते हैं जो अभी 2023 से ही जुड़ी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, रिसेंटली जुड़ी हुई है। Z7 और Z8, Z7 और Z8। Z7 बात करता है फ्री होल्डर, फ्री होल्डर, ठीक है, और वो 8 बात करता है अंतरण। फ्री होल्डर कौन होगा? फ्री होल्डर वो कह रहा है कि जो भी समस्त विलंघनों से मुक्त भूमि धारण करेगा वो फ्री होल्डर कहलाएगा। ठीक है, समस्त विलंघनों से सिर्फ भू राजस्व और अन्य उपकार को छोड़ के, भू राजस्व तो रहेगा ही भूमि पे, उसके अलग उस पर कोई कर्जा या कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो ऐसी भूमि को धारण करता है वो फ्री होल्डर कहलाता है। अंतरण के लिए इन्होंने बता दिया है कि जो टीपीए में बताया गया है
वही अंतरण है। टीपीए में कहाँ बताया गया है, सेक्शन 5 में अंतरण की डेफिनेशन दी गई है, तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चढ़ेंगे। ठीक है, ये हो जाता है पूरा यहाँ पे आपका डेफिनेशन क्लोज। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 जो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 10 तक जाता है। चैप्टर 2 सेक्शन 3 to 10, 3 to 10 में जाता है। सबसे पहले 3 में बताया गया, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, राजस्व मंडल। ठीक है, रिवेन्यू बोर्ड। इन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक स्टेट में एक रिवेन्यू बोर्ड होगा और उसका एक अध्यक्ष होगा। उसमें क्या होगा भाई, इसमें सिंपल बात है कि एक बोर्ड होगा, एक बोर्ड, उसमें एक अध्यक्ष और बताया मेंबर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट जितने भी उचित समझे उतने रख सकती है, उनकी नियुक्ति कर सकती है। 3 में सिर्फ ये बताएगा, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात करते हैं 4 में। 4 में से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो बोर्ड है, बोर्ड का प्रधान स्थान कहाँ होगा। तो छत्तीसगढ़ के लिए आप याद रखना जबलपुर। छत्तीसगढ़ में बोर्ड का प्रधान स्थान जबलपुर है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ ग्वालियर है। ठीक है, यहाँ प्रमुख स्थान यही होगा बोर्ड का, यहीं पे समझ बैठकें वगैरह होती है। परंतु इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है, इसके अतिरिक्त प्रमुख स्थान के अतिरिक्त अगर बोर्ड बैठक अपनी करना चाहता है तो क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कर सकता है कि बोर्ड का अध्यक्ष अनुमोदन से, किसके अनुमोदन से, अनुमोदन लेगा स्टेट गवर्नमेंट का, तो भाई कर लो फिर अपनी बैठक कहीं भी, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब बात करते हैं जो मेंबर्स बना रहे हैं हम। यहाँ एक बात ध्यान रखना, इस एक्ट में जो बोर्ड का अध्यक्ष है उसके लिए कोई अर्हता नहीं दी गई है, बस सिर्फ मेंबर्स की दी गई है सेक्शन 5 में। ठीक है, सदस्य की अर्हता तो अध्यक्ष में सिर्फ इसमें से ही, सदस्य में से ही अध्यक्ष बना देंगे। तो हमारे पास हमें याद क्या रखना, सदस्य की दी गई है। तो क्या अर्हता है, या तो वो हाई कोर्ट का जज बनने लायक, बनने की पात्रता रखता हो, या मिनिमम 5 इयर्स रिवेन्यू ऑफिसर्स रहा हो। किस रैंक पे, नॉट लेस कलेक्टर, मीन्स 5 साल तक या तो कलेक्टर रहा हो या उससे उच्च श्रेणी का रेवेन्यू ऑफिसर रहा हो, या हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो, वो ही बोर्ड का सदस्य बन सकता है। ठीक है, इसमें निगेटिव दिया हुआ है बैरेक में, हम इसे पॉजिटिव सेंस में पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। अब बात करेंगे 6 में बताया गया है वेतन भत्ते, जो बोर्ड के मेंबर वगैरह होंगे उनके वेतन भत्ते। तो ध्यान रखना, बस स्टेट गवर्नमेंट ही तय करेगी सब कुछ, वेतन भत्ते वगैरह, वो ज्यादा मेन नहीं है। 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नंबर 5, 6 पे इतना क्वेश्चन नहीं है। अब डायरेक्ट बात करेंगे हम सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कह रहा है, सेक्शन 10 कह रहा है लंबित मामलों की बात कर रहा है। लंबित, कब के लंबित मामले, बीच के सेक्शन छोड़ देना, 7, 8 में कुछ नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। लंबित मामलों की जो 10 बात कर रहा है, 10 कह रहा है कि जब ये एक्ट लागू हुआ उस समय जो लंबित मामले चल रहे थे, यानी कि 2000 में जब ये लागू हुआ है, तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ 2000 में ही बना था, उससे पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो उस समय जो केस चल रहे थे पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो हिस्सा छत्तीसगढ़ में आ गया वो पहले एमपी का हिस्सा होता था। अब इसका क्या करें हम इन केसों का, इन्होंने कहा इन्हें जो है ना ट्रांसफर मान लेंगे, हम खुद ही ट्रांसफर मान लेंगे, छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे और इस अकॉर्डिंग इनको सॉल्व किया जाएगा। ये बात हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जाएगा 11 से लेके सेक्शन 26 तक। चैप्टर 3 11 to 26। सबसे पहले सेक्शन 11 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 11 तुम्हें कह रहा है राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर। एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, ज्यादातर आता है। रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन है, एक बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है, ऐसे हम इसे निगेटिव सेंस में पढ़ते हैं। सबसे नीचे नाम याद रखना, नायब। नायब तहसीलदार,
इससे ऊपर को चला लेना, यहाँ से लेके ये शुरू होता है रिवेन्यू ऑफिसर, इससे ऊपर सब रिवेन्यू होते हैं। इससे नीचे कौन बचते हैं हमारे पास, रिवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, ठीक है, ये नहीं होते। इसका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है रिवेन्यू इंस्पेक्टर वाला, एमपी में भी और यहाँ भी। और इसके बाद एक और हम इसके लिए याद रख सकते हैं, कौन नहीं आता, बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो भी रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होता है। हम इसे निगेटिव सेंस में पढ़ रहे हैं, मैं नाम नहीं लिखवा रहा हूँ पूरे, क्योंकि बैरेक में सीधे लिखे हुए हैं, जिसे याद करने डायरेक्ट वहीं से याद करेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम कंट्रोल की, कि किसका किस पे कंट्रोल कैसे होगा। सेक्शन 12 कभी कभी पूछ लेता है, कंट्रोल किसका कैसे कंट्रोल होगा। 3 हिस्सों में हमने बांट दिया। कैसे बांट दिया, यहाँ लिख दो स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ लिख दो कमिश्नर, और यहाँ हुआ कलेक्टर। इसका किस पे कंट्रोल है, ऑल रेवेन्यू ऑफिसर इन स्टेट, ऑल रेवेन्यू ऑफिसर इन डिवीजन, एंड ऑल रेवेन्यू ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट का जो भी पूरे राज्य के रेवेन्यू ऑफिसर्स है, सब पे कंट्रोल होता है। कमिश्नर का कंट्रोल किस पे होगा, जो डिवीजन में, जो उसकी डिवीजन में रेवेन्यू ऑफिसर होंगे। वो कलेक्टर का किस पे कंट्रोल होगा, जो उसके डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू ऑफिसर होंगे। तो यही बात सीधी सीधी 12 में बता दी गई है। अब बात करते हैं 13 की, पावर। पावर किसकी पावर बताई गई है, कि भाई उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, किस चीज के लिए है। 13 बात कर रहा है पावर। पहले बात करते हैं किसकी पावर, टू एल्टर, क्रिएट, अबॉलिश। टू एल्टर, क्रिएट एंड अबॉलिश किसे, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसील, ठीक है। इन चीजों को डिवीजन बनाना, ठीक है, अबॉलिश करना, ये सब पावर किसके पास है। तो यहाँ पावर हमें याद रखनी है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हम आर्टिकल 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं कि भाई क्या है, किसी भी राज्य के नया राज्य बनाना, उनके क्षेत्र में हेर पार करना, ये सब किसकी पावर होती है, वो पार्लियामेंट की पावर होती है। यहाँ किसे है कि भाई कोई भी डिवीजन बनानी है, डिस्ट्रिक्ट बनाना है, सब डिस्ट्रिक्ट बनाने हैं, ये सब किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट की पावर 13 में बता दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम एक चार्ट के थ्रू 14 से 22 तक का पोर्शन पढ़ेंगे डायरेक्ट। चार्ट बना लीजिएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 14 किसकी बात कर रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ कमिश्नर। एक सब लिखते चले जाओ, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। 15 में हो गया एडिशनल कमिश्नर। अब बात करते हैं कलेक्टर, 16 में कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर के बाद बात करते हैं हम एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर। यहां बात करते हैं हम असिस्टेंट, ज्वाइंट एंड डिप्टी कलेक्टर, 18 में, ठीक है। 19 में हम बात करते हैं तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ठीक है। 20 में हम बात कर रहे हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। 21 में बात कर रहे हैं हम अदर ऑफिसर्स, और 22 में हम बात कर रहे हैं एसडीओ, ठीक है। यहां ध्यान रखना सभी में
14, 15, 16, 17, 18, 19 सब में लिख दो एक साथ, स्टेट गवर्नमेंट। इनको कौन नियुक्त करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये सब अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं हम सब, बस सेक्शन ऊपर से एक एक शब्द से हम याद कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। कैसे कैसे अपॉइंट करेंगे आपको पता है, कमिश्नर डिवीजन में होता है, तो कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर कहाँ अपॉइंट होंगे? डिवीजन में। कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, ज्वाइंट और ये सब कहाँ होंगे? डिस्ट्रिक्ट में। तहसीलदार वगैरह कहाँ चले जाएंगे? तहसील में। ठीक है। सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, इनको भी डिस्ट्रिक्ट में। अदर ऑफिसर जहां स्टेट गवर्नमेंट जैसे उचित समझती है वो अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट है। एसडीओ सबसे अलग रखा जाता है। एसडीओ को क्यों रखा जाता है? क्योंकि भाई एसडीओ का जो अपॉइंटमेंट करेगा वो करेगा कलेक्टर, इसलिए ये सेक्शन मेन हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब से। देखो सबका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, एसडीओ का अपॉइंटमेंट करेगा कलेक्टर। और किसे एसडीओ बनाएगा? ठीक है, तो उसने कहा ये जो 18 वाले 3 हमने ऑफिसर पढ़े थे ना, असिस्टेंट कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, इनमें से उठा के किसी को भी एक सब डिवीजन में एसडीओ बना देगा। कलेक्टर के पास ये पावर होती है और इसीलिए ये सेक्शन महत्वपूर्ण और प्री के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 23 पे। 22 तक के कंप्लीट हो जाते हैं। 23 पे बात करेंगे सबऑर्डिनेशन, कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा। 23 क्या कह रहा है? सेक्शन 23 सबऑर्डिनेशन। इसे 2 पॉइंट में बांटा हमने बात करी सब डिवीजन में। सब डिवीजन में हम कह रहे हैं कि जितने भी ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स, जो जितने भी सब डिवीजन में रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किसके अंडर काम कर रहे होंगे? ठीक है, एसडीओ के सबऑर्डिनेट होंगे। यहां थोड़ा सा मेन हो जाता है, हम यहां से कंफ्यूजन होता है। तहसील की जब हम बात करते हैं ना, तहसील में जो नायब होता है, नायब को तहसीलदार के अंडर माना जाता है। ये थोड़ा ध्यान है, क्योंकि हम पढ़ते साथ हैं, अपॉइंटमेंट साथ पढ़ते हैं, पर क्या है जो नायब तहसीलदार होता है वो तहसीलदार के सबऑर्डिनेट होता है। यही बात सेक्शन 23 में बताई गई है। इससे आगे 24, 25 और 26 3 सेक्शन है। अगर आप अपने इनका नाम देखना चाहें तो देख जाना, वरना उसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आने की उम्मीद रहती है। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।